गुड इवनिंग एवरीवन। आप सबका वेलकम है अश्वमेध प्रोग्राम के लेक्चर नंबर 2 में। क्या करने वाले हम लोग? तो हम लोग करने वाले हैं मेंस की प्रैक्टिस। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन लेकर के आया हूं मैं आपके लिए फिर से। अगर आपने कल की वीडियो देखी होगी तो आपको पता है कि हम लोग कितने अच्छे क्वालिटी क्वेश्चंस कर रहे हैं। कुछ रीजंस की वजह से लाइव क्लासेस इधर कुछ दिन तक पॉसिबल नहीं हो पाएंगी, तो थोड़ा सपोर्ट बनाए रखिएगा। वीडियोस लगातार आएंगी आपके लिए ताकि आपकी प्रिपरेशन किसी भी तरह से रुके ना। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी के लेक्चर नंबर 2 की, और इसमें हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? तो हम लोग बात करेंगे कंक्रीट ऑपरेशंस के बारे में, फ्रेश कंक्रीट प्रॉपर्टीज़ के बारे में, डिफरेंट टाइप ऑफ कंक्रीट बेस्ड क्वेश्चंस के, और मिक्स प्रोपोर्शनिंग के बारे में। तो इन 4 टॉपिक्स रिलेटेड क्वेश्चंस होने वाले हैं। आई होप आप रिवाइज करके आए होंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं मेंस की और आपने कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं ली है, या फिर आप एक से ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ अवेल करना चाहते हैं, तो आप हमारे टेस्ट सीरीज़ को जरूर चेकआउट करिएगा। 99 रुपीज़ में इससे अच्छा कंटेंट आपको पूरे टेलीग्राम, पूरे यूट्यूब कहीं भी नहीं मिलेगा। 40 टेस्ट हम लोग देने वाले हैं, सारी डिटेल्स यहाँ लिखी गई हैं, आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं कल की तरह एकदम स्मूथली अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस के साथ। क्या है हमारा पहला क्वेश्चन? तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग कंक्रीट ऑपरेशंस। अगर हम कंक्रीट ऑपरेशंस कर रहे हैं तो कौन कौन से यहाँ पे ऐसे प्रॉपर्टीज़ हैं, कौन कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो यहाँ पर सही नहीं हैं। पहला क्या कह रहा है? तो पहला कह रहा है हमारे यहाँ पे, इट इज़ ईजी टू परफॉर्म वॉल्यूमेट्रिक बैचिंग देन वेट बैचिंग। अब आप सब जानते होंगे कि बैचिंग 2 तरह की होती है। कौन कौन सी होती है? तो एक होता है हमारा क्या, एक होता है हमारा वॉल्यूमेट्रिक बैचिंग और एक होता है हमारा वेट बैचिंग। हम जानते हैं कि वॉल्यूमेट्रिक बैचिंग वेट बैचिंग से ज़्यादा आसान होता है लेकिन लेस एक्यूरेट होता है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा है कि वॉल्यूमेट्रिक बैचिंग इज़ ईजी, तो ये तो सही हो गया। फॉर मेजरमेंट ऑफ वाटर इन कंक्रीट ऑपरेशंस वॉल्यूमेट्रिक बैचिंग इज प्रेफर्ड। ठीक है, आप सब जानते होंगे कि किसी भी स्पेसिमेन को जो कि लिक्विड के फॉर्म में है उसे वॉल्यूम में नापना आसान होता है, इसीलिए वाटर को भी हम क्या करते हैं, वाटर को हम लोग वॉल्यूम में नापना पसंद करते हैं। थर्ड क्या कह रहा है? सी ऑप्शन, फॉर एग्रीगेट वॉल्यूमेट्रिक बैचिंग इज ऑलवेज मोस्ट एक्यूरेट। ठीक है, अब देखिए एग्रीगेट को आप वॉल्यूम और वेट दोनों के बेसिस पे नाप सकते हैं, लेकिन हमने भी पढ़ा कि वॉल्यूमेट्रिक बैचिंग कम एक्यूरेट होता है। ठीक है, तो वॉल्यूमेट्रिक बैचिंग कम एक्यूरेट होता है, जबकि यहाँ लिख दिया क्या, मोस्ट एक्यूरेट। ये तो गलत हो गया, तो सी ऑप्शन गलत हो गया हमारा। ड्यू टू हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी वेट बैचिंग इज प्रेफर्ड फॉर सीमेंट। सही है, हम जानते हैं कि वेट बैचिंग ज़्यादा एक्यूरेट होता है, इसीलिए सीमेंट जो कि एक महंगा मटेरियल है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वेट बैचिंग का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा आंसर? तो यहाँ रॉन्ग पूछा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। ना केवल आपको क्वेश्चन पे फोकस करना है, बल्कि क्वेश्चन के साथ साथ आपको इन पॉइंट्स पे भी फोकस रखना है जो आपके एग्जाम में और भी एक्स्ट्रा बन सकते हैं साथ साथ में, तो जो डिस्कस किया जा रहा है। ठीक, तो मैंने अभी आपको यहाँ समझाया था क्या, कि वाटर आपका वॉल्यूमेट्रिक बैचिंग किया जाता है, सीमेंट का हम लोग वेट बैचिंग करते हैं क्योंकि सीमेंट महंगा होता है और उसको एक्यूरेटली मेजर करना ज़रूरी है। एग्रीगेट में आप वॉल्यूमेट्रिक और वेट दोनों बैचिंग कर सकते हैं। वॉल्यूमेट्रिक बैचिंग करेंगे तो आसान होगा लेकिन एक्यूरेसी कम मिलेगी, वेट बैचिंग करेंगे तो वो टफ होगा लेकिन एक्यूरेसी क्या होगी, आपको ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, अभी प्री में भी बैचिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन हमारा? तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट फॉर मिक्सिंग ऑपरेशन ऑफ कंक्रीट। अब कंक्रीट को जब हम बनाते हैं तो मल्टीपल टाइप के ऑपरेशंस करते हैं, जिसमें से सेकंड स्टेप होता है मिक्सिंग। ठीक है, थर्ड स्टेप होता है हमारा मिक्सिंग। तो जब मिक्सिंग किया जाता है तो कुछ सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस माने जाते हैं। तो कह रहा है कि इन चारों में से कौन सा वो स्टेटमेंट सही नहीं है। पहला क्या कह रहा है? टू अवॉइड सेग्रीगेशन ऑलवेज ऐड कोर्स एग्रीगेट इन लास्ट। आप सबको पता है कोर्स एग्रीगेट भारी होता है, अगर आप उसे पहले ही मिला दोगे तो क्या होगा, वो नीचे जाके सेटल हो जाएगा, जिसकी वजह से सेग्रीगेशन देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं टू अवॉइड सेग्रीगेशन ऑलवेज ऐड कोर्स एग्रीगेट इन लास्ट, ये तो सही हो गया। ठीक है, ओके। अगला क्या कह रहा है? मिक्सिंग टाइम डिपेंड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट टू बी मेड। आपने पढ़ा होगा मिक्सिंग टाइम, कि जब हमारा 3 मीटर क्यूब का कंक्रीट होता है तो 2 मिनट का मिक्सिंग टाइम होता है, 2 मीटर क्यूब का कंक्रीट होता है तो 1.5 मीटर क्यूब का मिक्सिंग टाइम होता है, और अगर 1 मीटर क्यूब का कंक्रीट होता है तो 1.25 मिनट का मिक्सिंग होता है। यानी कि जो मिक्सिंग टाइम है वो वॉल्यूम पर डिपेंड कर रहा है, तो ये भी सही हो गया। मैकेनिकल मिक्सर आर मेनली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। सही बात है, हम बैच मिक्सर और कॉन्टिन्यूस मिक्सर 2 कैटेगरी में मैकेनिकल मिक्सर को बांटते हैं, तो ये भी सही हो गया हमारा। तीसरा कह रहा है, चौथा,
टू मेंटेन द एक्यूरेसी ऑफ हैंड मिक्सिंग वी ऐड एक्स्ट्रा 20% सीमेंट। ये हो गया गलत। हम जानते हैं कि हम चाहे कितना भी अच्छे से काम कर लें, हैंड मिक्सिंग कभी भी 100% एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देगा। इसी वजह से स्ट्रेंथ में जो कमी आ रही है उसको कवर अप करने के लिए हम 10% एक्स्ट्रा सीमेंट मिलाते हैं, जबकि यहाँ क्या कह रहा है 20%। तो ये हमारा हो गया क्या, ये हो गया हमारा गलत। तो हमारा यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा हो गया हमारा ये ऑप्शन डी। याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। अगला क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट। जब कंक्रीट का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, कौन कौन से यहाँ स्टेटमेंट सही नहीं है इसके बारे में बात करना हमको। पहला क्या कह रहा है, बाई पाइप एंड पम्प कंक्रीट कैन बी ट्रांसपोर्टेड अप टू 400 मीटर। अब यहाँ पे डायरेक्शन नहीं लिखा है, लेकिन एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में हम 400 मीटर तक और वर्टिकल डायरेक्शन में हम 80 से 100 मीटर तक पाइप एंड पंप के हेल्प से भेज सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा सही। हैंड पैन इज़ यूजुअली प्रेफर्ड फॉर स्मॉल वर्क ओनली। हैंड पैन आपसे जानते होंगे, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में तसला कहते हैं, ठीक है, उसको स्मॉल वर्क के लिए यूज़ करते हैं, तो ये भी सही हो गया। ट्रांजिट मिक्सर इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ डंप ट्रक। आप जानते होंगे जब लार्ज अमाउंट में कंक्रीट को ट्रांसफ़र करना होता है तो वहाँ पे हम लोग डंप ट्रक का प्रयोग करते हैं, और अगर मिक्सिंग करते हुए ट्रांसफ़र करना है तो हम ट्रांजिट मिक्सर का यूज़ करते हैं। तो जो हमारा ट्रांजिट मिक्सर है वो डंप ट्रक का ही सुधरा हुआ रूप होता है। यानी तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो गए, और जब तीनों स्टेटमेंट सही हैं तो नन ऑफ दिस इज रॉन्ग। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा डी। अगला देखिए, यहाँ पे कुछ डिटेल्स लिखी है कि ट्रांसपोर्टेशन आप कैसे कैसे कर सकते हैं। पहला होता है हमारा पाइप एंड पंप, जो कि सबसे एक्यूरेट और सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला मेथड है। दूसरा हैंड पैन, जिसको हम बोलते हैं तसला, ठीक है, स्मॉल वर्क के लिए यूज़ करते हैं। वन व्हील कार्ट, एक पहिए वाली गाड़ी, इसको भी स्मॉल वर्क के लिए यूज़ करते हैं। पावर बकेट, ठीक है, बकेट को मोटर की हेल्प से आगे पीछे ऊपर नीचे ले जाया जा सकता है, ठीक है, तो इसको भी स्मॉल और मीडियम वर्क के लिए यूज़ करते हैं। बोगी, जैसे ट्रेन की छोटी छोटी बोगी होती है कोयले के खदान में, तो वैसे ही बोगी होती है, इसका भी यूज़ स्मॉल वर्क के लिए करते हैं। बेल्ट कन्वेयर का यूज़ कैनाल लाइनिंग के समय किया जाता है, या फिर छोटे कामों के लिए किया जाता है, महंगा होता है इसलिए। डंप ट्रक, एजिटेटर ट्रक, इन दोनों का यूज़ लार्ज अमाउंट में कंक्रीट को अधिक डिस्टेंस तक भेजने के लिए किया जाता है। रोपवे, वैष्णो देवी आप गए होंगे, वहाँ पे रोपवे सर्विस होती है, तो पहाड़ियों पर, वैलीज़ में, रिवर्स के एरिया में हम लोग रोपवे का यूज़ करते हैं। शूट पाइप का यूज़ हम लोग रोड कंस्ट्रक्शन पे करते हैं, ठीक है। तो जो भी मेरे को लगता है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट थ्योरी है, मैंने यहाँ पे एसोसिएट कर दी, ध्यान से सुनिएगा, बहुत काम आएगा आपके, रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। और वीडियो लाइक कर देना, आप बताना लेक्चर के एंड में ज़रूर कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं कि नहीं। कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से हम लोग लाइव सेशन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा कॉपरेट करिएगा। आपकी वीडियो लगातार बनती रहेंगी। टेलीग्राम पर एक्टिव रहना, आपको एक दिन पहले बता दिया जाएगा कि कौन सी टॉपिक के क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं, तो उस हिसाब से आप पहले से ही क्या करना, पहले से ही आप उन टॉपिक्स को पढ़ लेना, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वाइब्रेटर इज यूज्ड फॉर वाइब्रेटिंग कंक्रीट क्यूब्स। ठीक है, कंक्रीट क्यूब्स हमेशा लैब में बनाए जाते हैं, तो जब हम लोग कंक्रीट क्यूब्स लैब में बनाते हैं तो वहाँ पे वही वाइब्रेटर यूज़ करेंगे जो लैब में यूज़ होता है। और लैब में कौन सा वाइब्रेटर यूज़ होता है, तो यूज़ होता है हमारा टेबल वाइब्रेटर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा टेबल वाइब्रेटर। कितने तरह के वाइब्रेटर होते हैं, तो एक होता है हमारा इंटरनल या नीडल या इमर्जन वाइब्रेटर। जो हमारा इंटरनल या नीडल या इमर्जन वाइब्रेटर है, इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, ये बेस्ट है, सबसे अच्छी क्वालिटी का जो हमारा वाइब्रेटर होता है वो हमारा इंटरनल या नीडल या इमर्जन वाइब्रेटर होता है। इसको यूज़ किया जाता है डीप बीम्स के लिए खास तौर पर, ठीक है। दूसरा होता है फोम या शटर वाइब्रेटर, या थिन कॉलम्स के लिए यूज़ किया जाता है, शटरिंग के ऊपर से यूज़ किया जाता है इसको। तीसरा होता है टेबल वाइब्रेटर, जो कि लैब में टेस्टिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जनरली जो कंक्रीट और मोर्टार के क्यूब बनते हैं वो इसी के लिए आप यूज़ करते हैं। देन आता है सरफेस या प्लेट वाइब्रेटर। सरफेस या प्लेट वाइब्रेटर यूज़ किया जाता है स्लैब के कॉम्पैक्शन में या रोड कंस्ट्रक्शन में। आपने देखा भी होगा, मजदूर रोड कंस्ट्रक्शन में एक इस तरीके से कंस्ट्रक्शन होता है और ले करके वो सड़क के ऊपर चलते हैं, ठीक है। तो स्लैब एंड प्लेट वाइब्रेटर का यूज़ करते हैं कहाँ पर, तो इसका यूज़ करते हैं रोड कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्यूरिंग इज नॉट टू। हम जानते हैं कि क्यूरिंग किया जाता है ताकि जो हमने कंक्रीट स्ट्रक्चर बना दिया है अभी उसमें हाइड्रेशन होना बाकी है और उसे पानी की कमी ना हो, इसके लिए हम लोग क्यूरिंग प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो
जब हम लोग क्यूरिंग करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में होती हैं कि ये हम क्यूरिंग कर रहे हैं क्योंकि हाइड्रेशन बढ़िया से हो जाए, सेटिंग अच्छे से हो जाए, ठीक है, सॉरी स्ट्रेंथ अच्छे से मिल जाए, श्रिंकेज प्रॉब्लम ना आए एंड सो ऑन। लेकिन क्या चीज़ नहीं होती है क्यूरिंग की वजह से? तो पहला क्या कह रहा है कि रिड्यूस द श्रिंकेज ऑफ सीमेंट कंक्रीट। सही बात है, अगर हम अच्छे से क्यूरिंग करेंगे तो मॉइस्चर वेरिएशन कम रहेगा, जिसकी वजह से श्रिंकेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो पहला तो सही हो गया। रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, भाई ये तो गलत है। जब हम लोग क्यूरिंग करेंगे तो हाइड्रेशन अच्छा होगा, हाइड्रेशन अच्छा होगा तो स्ट्रेंथ ज़्यादा मिलेगी। तो हमारा बी रिड्यूस नहीं होना चाहिए, बी में क्या होना चाहिए, बी में इंक्रीज होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा पाँचवें का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स S1 एंड S2 एसोसिएटेड विथ फ्रेश कंक्रीट आर ट्रू और फॉल्स। फ्रेश है FRESH, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो आपको S1 S2 में से कौन सा सही है कौन सा गलत है ये बताना है। पहला क्या कह रहा है, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट इज यूजफुल फॉर हाई वर्केबल कंक्रीट। अब आप समझते होंगे कि कॉम्पैक्शन फैक्टर जो टेस्ट होता है वर्केबिलिटी का, उसको जनरली लो और वेरी लो वर्केबिलिटी के लिए हम यूज़ करते हैं। यहाँ क्या दिया है, हाई वर्केबल, ये तो गलत हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, स्लम्प टेस्ट इज बेस्ड अपॉन IS 1199। सही है, हम जानते हैं कि स्लम्प कोन टेस्ट, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट, VB कंसिस्टोमीटर टेस्ट और हमारा फ्लो टेबल टेस्ट, ये चारों 1199 में दिया गया है। तो S1 गलत हो गया, S2 सही हो गया। तो S1 इज रॉन्ग एंड S2 इज ट्रू, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया। चलिए सेवन्थ की बात करें, सेवन्थ क्या कह रहा है, एज द कॉम्पैक्शन फैक्टर इंक्रीजेज स्लम्प डिक्रीजेस। ठीक है, अब आप जानते होंगे कि जैसे जैसे कॉम्पैक्शन फैक्टर बढ़ता है वैसे वैसे वर्केबिलिटी बढ़ती है, और अगर वर्केबिलिटी बढ़ रही है तो स्लम्प भी बढ़ना चाहिए। यहाँ तो लिखा है स्लम्प घट रहा है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक, दूसरा क्या कह रहा है, स्लम्प टेस्ट हेल्प्स इन क्वालिटेटिवली अंडरस्टैंडिंग द सेटिंग टाइम ऑफ कंक्रीट। स्लम्प का सेटिंग टाइम से कोई लेना देना नहीं है, स्लम्प केवल आपको वर्केबिलिटी के बारे में बताता है। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, हमारा ये भी गलत हो गया, यानी S1 भी गलत है, S2 भी गलत है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो गया, बोथ S1 एंड S2 आर फॉल्स। ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस जनरली आपको बुक में नहीं मिलेंगे, तो अच्छे से इसको गो थ्रू करना। ठीक है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस किया गया है ताकि जो गलती आपसे प्री में हो गई वो मेंस में ना हो। ठीक, चलिए अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है यहाँ पे फॉर गिवन वर्केबिलिटी द ग्रेड रिक्वायरिंग द लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर इज वन दैट। मतलब कि अगर मैं ऐसा कंक्रीट बनाना चाहता हूँ ताकि हमको वर्केबिलिटी क्या हो, बहुत ही अच्छी मिले, कम से कम पानी का यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा वर्केबिलिटी मिले, इसके लिए क्या करें। तो आप जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसिफिक सरफेस एरिया। स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या होता है, ये होता है सरफेस एरिया डिवाइडेड बाई मास। ठीक है, तो सरफेस एरिया जितना कम होगा, ठीक है, स्पेसिफिक सरफेस एरिया उतना कम होगा, स्पेसिफिक सरफेस एरिया जितना कम होगा वाटर एब्जॉर्प्शन उतना कम होगा, वाटर एब्जॉर्प्शन जितना कम होगा उतना ही कम आपका वाटर लॉस होगा, और जितना कम वाटर लॉस होगा वर्केबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक, तो हमारा मेन मोटो क्या है, अगर हमको सेम वाटर पे ज़्यादा वर्केबिलिटी चाहिए या कम से कम वाटर यूज़ करके ज़्यादा वर्केबिलिटी चाहिए, तो हम ट्राई करेंगे कि स्पेसिफिक सरफेस एरिया कम रहे, और स्पेसिफिक सरफेस एरिया कम होगा तो आपका क्या हो जाएगा, वर्केबिलिटी बढ़ जाएगी। तो हमारा आठवें का आंसर क्या हो गया, बी हो गया, लीस्ट सरफेस एरिया या लीस्ट स्पेसिफिक सरफेस एरिया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेस्ट फॉर एस्टिमेटिंग द वर्केबिलिटी ऑफ फ्रेश कंक्रीट। इनमें से वर्केबिलिटी का कौन सा टेस्ट नहीं है। कैलीबॉल टेस्ट है, फील्ड में यूज़ किया जाता है। कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट लो और वेरी लो वर्केबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं, मीडियम वर्केबिलिटी के लिए भी यूज़ किया जाता है, ऐसी बात नहीं है। स्लम्प फ्लो टेस्ट मीडियम हाई और लो वर्केबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है। रैपिड क्लोराइड पेनिट्रेशन टेस्ट, इसका यूज़ हम लोग वर्केबिलिटी नापने में नहीं करते हैं बल्कि क्लोराइड पेनिट्रेशन को नापने के लिए करते हैं, जो कि एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है। तो 9वें का आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी, यानी रैपिड क्लोराइड पेनिट्रेशन टेस्ट। अगला क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, क्या है देखते हैं, जरा पढ़ते हैं। इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन कंक्रीट वर्केबिलिटी इंक्रीजेस, ये तो सही बात है, पानी बढ़ाएंगे वर्केबिलिटी बढ़ेगा। वर्केबिलिटी डिक्रीजेस विथ द एग्रीगेट ऑफ लार्ज साइज। ठीक है, अगर हम एग्रीगेट के वॉल्यूम को कांस्टेंट रखें तो जैसे जैसे एग्रीगेट का साइज बढ़ाएंगे वर्केबिलिटी बढ़ता है, क्योंकि सरफेस एरिया कम होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया।
वर्केबिलिटी डज नॉट अफेक्ट बाई साइज ऑफ एग्रीगेट, गलत है। अगर हम एग्रीगेट का साइज घटाएंगे तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया बढ़ेगा, स्पेसिफिक सरफेस एरिया बढ़ेगा तो वर्केबिलिटी घटेगा। अगला, स्मॉल रेशियो ऑफ सीमेंट एंड एग्रीगेट गिव्स गुड वर्केबिलिटी। अगर एग्रीगेट और सीमेंट के बीच का रेशियो कम है, छोटा है, मतलब कि जितना हमने सीमेंट यूज़ किया है उससे थोड़ा ही ज़्यादा या थोड़ा ही कम हमारा एग्रीगेट है, तो पेस्ट ज़्यादा बनता है, और पेस्ट ज़्यादा बनेगा तो वर्केबिलिटी अच्छी मिलेगी, यानी कि ये हमारा सही हो गया। तो 1 सही है हमारा और 4 सही है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया हमारा सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि हमने स्ट्रिपिंग किया, हमने यहाँ पे फोमवर्क लगाया, शटरिंग लगाया, और अलग अलग कंक्रीट के जो मेंबर्स हैं उसकी शटरिंग कितने समय बाद हटा दी जाए। तो पहला कह रहा है हॉरिजॉन्टल, नंबर नहीं है सॉरी, मेंबर है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मेंबर ऑफ स्लैब। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल मेंबर ऑफ स्लैब की जो स्ट्रिपिंग की जाती है वो 3 दिन में की जाती है। यहाँ क्या दिया है? 7, कितना होना चाहिए था? 3 होना चाहिए था। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा गलत हो गया। वर्टिकल मेंबर ऑफ बीम, वर्टिकल मेंबर ऑफ बीम या कॉलम के लिए 1 दिन होता है, सही है। हॉरिजॉन्टल मेंबर ऑफ बीम ये कितना होता है? 7 दिन, ये भी सही है। तो हमारा ए गलत हो गया, बी एंड सी सही हो गया। और पूछा क्या था? इज़ नॉट करेक्ट, तो इज़ नॉट करेक्ट हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? ओनली ए। अब इससे रिलेटेड काफ़ी अच्छा टेबल है, इसको थोड़ा सा याद रखना आप अच्छे से, कि जब भी ये ओपीसी के लिए बात करें तो वर्टिकल मेंबर जैसे कॉलम है, वॉल है या बीम का वर्टिकल पोर्शन है, तो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए स्ट्रिपिंग टाइम 16 से 24 घंटे होता है, जिसको कई बार 1 डे लिख के आ जाता है। स्लैब्स की बात करें तो हॉरिजॉन्टल मेंबर के लिए यह 3 दिन होता है। अगर प्रॉप्स नीचे जो बल्ली लगाते हैं, ठीक है, उसके लिए अगर बीम की लंबाई 4.5 मीटर से कम है तो प्रॉप्स 7 दिन बाद हटाते हैं, और अगर 4.5 मीटर से ज़्यादा है तो प्रॉप्स 14 दिन के बाद हटाया जाता है। सिमिलरली बीम्स की बात करें तो बीम्स के जो हॉरिजॉन्टल मेंबर हैं वो 7 दिन बाद हटा दिए जाते हैं। जो नीचे बल्ली लगाई है, अगर बीम की लंबाई 6 मीटर या उससे कम है तो 14 दिन में हटाते हैं, और अगर बीम की लंबाई 6 मीटर से ज़्यादा है तो 21 दिनों के बाद हम लोग क्या करते हैं? बल्ली यानी प्रॉप्स को हटा दिया जाता है। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, IS 456 में दी गई है, OPC के लिए यह डिफाइन किया गया है, तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट। जब हम कंक्रीट की क्यूरिंग करते हैं तो कई तरह के मेथड्स को हम फॉलो करते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में यहाँ कहा है और पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। पहला क्या कह रहा है? पॉलीअमाइन इज यूज्ड इन केमिकल क्यूरिंग। ठीक है, तो पॉलीअमाइन का यूज़ किया जाता है केमिकल क्यूरिंग करने के लिए, क्योंकि यह वाटर लॉस को रिड्यूस कर देता है, यानी कि ये स्टेटमेंट क्या हो गया? ये स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा क्या कह रहा है? मेम्ब्रेन क्यूरिंग इज यूज्ड व्हेन वाटर अवेलेबिलिटी इज लेस। ठीक है, तो मेम्ब्रेन क्यूरिंग भी केमिकल क्यूरिंग की तरह होता है। इसमें बिटुमेन या प्लास्टिक की एक जो मेम्ब्रेन होती है वो कंक्रीट के मेंबर के ऊपर फैला दी जाती है। इससे इवापोरेशन लॉस कम हो जाता है, जिससे कि क्या होता है? कम पानी अवेलेबल होने पे भी अच्छी क्यूरिंग मिलती है। या कह सकते हैं कि जब आसपास पानी की कमी हो तो वाटर क्यूरिंग करने के बजाय आप मेम्ब्रेन क्यूरिंग कर दो तो आपका काम हो जाएगा। तो जब कभी भी पानी की कमी होती है तो वो वाटर क्यूरिंग ना करके हम लोग मेम्ब्रेन क्यूरिंग या केमिकल क्यूरिंग कर देते हैं, तो ये भी सही हो गया। तीसरा कह रहा है स्टीम क्यूरिंग इज यूज्ड इन हॉट एरिया। ये तो गलत है भाई, आपको पता है कि स्टीम क्यूरिंग के दौरान टेम्परेचर लगभग 60 से 80 डिग्री सेल्सियस रहता है। अब स्टीम का टेम्परेचर ज़्यादा रहे, आसपास का भी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो थर्मल क्रैक्स पड़ जाएंगे। इसी वजह से स्टीम क्यूरिंग का यूज़ हम लोग हॉट एरिया में ना करके कोल्ड एरिया में करते हैं, यानी कि 1 2 सही है, 3 हमारा क्या है? गलत है। तो सही पूछा था तो हमारा ऑप्शन हो गया क्या? हमारा ऑप्शन हो गया यहाँ पे सी। ठीक है, यहाँ छोटी सी बात कर लेते हैं टाइप ऑफ क्यूरिंग मेथड्स की। हम जानते हैं कि जब हम लोग क्यूरिंग करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं करने के। जैसे एक है हमारा वाटर क्यूरिंग। अगर हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ वाटर सफिशिएंट अमाउंट में है तो हम वाटर क्यूरिंग यूज़ कर सकते हैं। जैसे पहला इसमें एक टाइप है, मेथड है स्प्रेइंग। अब पानी को वर्टिकल मेंबर जैसे वॉल हो गया, कॉलम हो गया, उस पर पानी का स्प्रे कर दीजिए। ठीक है। दूसरा है डिपिंग, जैसे प्री कास्ट मेंबर हो गया या फिर क्यूब हो गया, उसको पानी में डुबो कर रख दिया जाता है, उसको बोलते हैं डिपिंग। तीसरा है हमारा पॉन्डिंग, यानी कि हमने क्या किया, आपने देखा होगा जब छत की ढलाई होती है या रोड बनता है तो हम लोग मिट्टी से क्यारी बनाते हैं और उसमें पानी भर देते हैं। दूर से देखने पे वो पॉन्ड के जैसा लगता है, इसलिए इस मेथड को हम क्या बोलते हैं? पॉन्डिंग कहते हैं। और चौथा होता है कवरिंग,
इसमें जूट के बैग को हम क्या करते हैं, जूट के बैग को भिगो करके हम कंक्रीट मेंबर के ऊपर फैला देते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि कंक्रीट मेंबर को सफिशिएंट मॉइस्चर मिल जाता है। यह बीम, स्लैब, कॉलम, रोड आप किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक मेथड होता है स्टीम क्यूरिंग। जहाँ कोल्ड एरिया होते हैं वहाँ पे हम इस मेथड का यूज़ करते हैं, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा करके ये क्या करता है, ये वहाँ पे जो हाइड्रेशन स्लो हो रहा था उसको कंपनसेट कर देता है। तो जनरली स्टीम क्यूरिंग का यूज़ किया जाता है कोल्ड एरिया में। केमिकल क्यूरिंग और मेम्ब्रेन क्यूरिंग का यूज़ हम लोग तब करते हैं जब हम ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पानी की कमी है, हम वहाँ पे स्टीम का यूज़ या वाटर का यूज़ नहीं कर सकते, तो हम वहाँ पे वाटर लॉस को कम करने का तरीका ढूंढते हैं। और वाटर लॉस को कम कैसे करेंगे, केमिकल क्यूरिंग के द्वारा या फिर मेम्ब्रेन क्यूरिंग के द्वारा। फिर हमारा आता है इलेक्ट्रिकल क्यूरिंग। इलेक्ट्रिकल क्यूरिंग कॉमर्शियल पर्पज़ में यूज़ किया जाता है, जो कि कुछ ही घंटे से लेकर के 1-2 दिन में हमारा क्यूरिंग का प्रोसेस पूरा कर देता है। काफ़ी फास्ट होता है, ऑब्वियसली महंगा भी होता है। तो जब कभी भी हमको क्यूरिंग जल्दी कंप्लीट करना है, जब कभी भी हमको स्ट्रेंथ जल्दी प्राप्त करना है, तो हम वहाँ पे इलेक्ट्रिकल क्यूरिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपको S1 और S2 स्टेटमेंट पढ़ना है और बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। ठीक है, यहाँ चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन कह रहा है। तो पहला क्या है, इन कंपैरिजन टू एंगुलर एग्रीगेट राउंड एग्रीगेट शोज बेटर वर्केबिलिटी। ये कल हमने डिस्कस भी किया था, याद होगा आपको, कि राउंड एग्रीगेट में वाइट्स कम होते हैं। वाइट्स कम होते हैं तो पानी कम स्टोर होता है और वाटर ज़्यादा यूटिलाइज होता है। ठीक है, साथ ही साथ में जो हमारा राउंडेड एग्रीगेट है उसका टेक्सचर भी स्मूथ होता है। ठीक है, तो वाइट्स कम होने की वजह से और टेक्सचर स्मूथ होने की वजह से यह बेहतर वर्केबिलिटी देता है। तो S1 तो हमारा हो गया सही। दूसरा क्या है, विथ द एजिंग ऑफ फ्रेश कंक्रीट वर्केबिलिटी डिक्रीजेस। मान लीजिए आपने कंक्रीट बनाया और वैसे ही रख दिया, आप उसे अप्लाई नहीं कर रहे हो, उसकी प्लेसिंग नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो जैसे जैसे कंक्रीट बाहर रखा रहेगा, हवा धूप का असर होगा और धीरे धीरे उसमें से जो मॉइस्चर वो सूखने लगेगा, और जब मॉइस्चर सूखने लगेगा तो उसकी वर्केबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। यानी कि ये भी सही है। तो S1 भी सही हो गया, S2 भी सही हो गया। तो हमारा हो गया ऑप्शन सी, यानी बोथ S1 एंड S2 आर करेक्ट। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो गया S1 एंड S2 बोथ आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं। क्या कि अलग अलग वर्क के लिए वर्केबिलिटी की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, तो उनके स्लम्प की वैल्यू भी अलग अलग होनी चाहिए। अब किस काम के लिए स्लम्प कितना चाहिए, इसकी लिस्ट है यहाँ पर। क्या है, पहला कि रोड के लिए 20 to 40 mm, दूसरा है आर्च एंड कैनाल वॉल के लिए 30 to 40 mm, कैनाल लाइनिंग के लिए 70 to 80 mm और डैम्स एंड मास वर्क के लिए 25 से 50 mm। तो अब इन चारों में से अगर आप देखेंगे तो ये टेबल है, पहले आपको टेबल दिखाता हूँ फिर इस पे आते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि रोड के लिए 20 से 40 mm है, प्री स्ट्रेस स्लैब के लिए 40 से 50 है, कैनाल लाइनिंग के लिए 70 से 80 है, आर्च और कैनाल वॉल के लिए 80 से 100 है, आरसीसी वर्क के लिए 80 से 100 है, और आपका आरसीसी के लिए 50 से 100 होता है, यहाँ 100 आ गया है, 50 से 100 होता है। ठीक है, और डैम्स और अदर मास वर्क के लिए 25 से 50 है। तो आप देखोगे इन सब का अगर कंपैरिजन करोगे इन ऑप्शन से, तो आपको ये पता चलेगा कि जो आर्च एंड कैनाल वॉल होता है उसका 30 से 40 mm नहीं होगा, 70 से 80 होगा। तो ये हमारा हो गया क्या, गलत। और क्वेश्चन में पूछा भी था कि इस नॉट करेक्ट के बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पे 14th का आंसर क्या हो गया, 14th का आंसर हो गया बी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग डिफरेंट टेस्ट ऑफ वर्केबिलिटी। हमने क्या किया, हमने वर्केबिलिटी के लिए अलग अलग टेस्ट किए और हमको पता करना है कि इन चारों में से कौन सा सही नहीं है। पहला क्या कह रहा है, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट इज वेरी यूजफुल फॉर लो वर्केबल कंक्रीट। तो सही बात है, हम जानते हैं कि कॉम्पैक्शन फैक्टर लो, वेरी लो और मीडियम के लिए खास तौर पर यूज़ किया जाता है, तो ये तो सही हो गया। स्लम्प टेस्ट इज यूज्ड फॉर वेरी हाई वर्केबल कंक्रीट, नहीं भाई, वेरी हाई के लिए नहीं होता है। स्लम्प टेस्ट का जनरली यूज़ हम लोग मीडियम और हाई वर्केबिलिटी के लिए करते हैं, वेरी हाई के लिए नहीं करते हैं। तीसरा क्या कह रहा है, फॉर वेरी लो वर्केबिलिटी जनरली वीबी टेस्ट इज परफॉर्म, ये भी सही है। वीबी टेस्ट आपका वेरी लो और लो के लिए बहुत एक्यूरेट रिजल्ट देता है। चौथा, फॉर हाई वर्केबिलिटी फ्लो टेबल टेस्ट इज यूज्ड, ठीक है, ये भी सही है कि हाई वर्केबल कंक्रीट जो होता है उसके लिए हम फ्लो टेबल का यूज़ करते हैं, तो ये भी सही हो गया। तो यानी कि यहाँ पे हमारे ए, सी और डी सही हैं और क्या गलत है, तो हमारा ऑप्शन बी गलत है। तो याद रखना, स्लम्प टेस्ट हमेशा आपका मीडियम और हाई वर्केबिलिटी के यूज़ करते हैं, वेरी हाई के लिए यूज़ नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग कॉजेज ऑफ सेग्रीगेशन, यानी किन किन कारणों से सेग्रीगेशन हो सकता है इसके बारे में बात किया गया है और बताना है कि कौन सा कारण सेग्रीगेशन का नहीं है। जैसे एक्सेस मिक्सिंग, आपने जरूरत से ज़्यादा मिक्सिंग कर दी तो क्या सेग्रीगेशन होगा? एकदम होगा। जब आप बहुत ज़्यादा मिक्सिंग कर दोगे तो कोर्स एग्रीगेट नीचे जाके इकट्ठा हो जाएगा, तो सेग्रीगेशन हो जाएगा। तो ये तो सही हो गया। पुअर ग्रेडिंग करने की वजह से वाइट्स ज़्यादा बनेंगे तो सेग्रीगेशन हो जाएगा, यानी ये भी सही हो गया। ड्यू टू स्मॉल पार्टिकल्स, नहीं, छोटे छोटे पार्टिकल की वजह से सेग्रीगेशन नहीं होता है, लार्ज पार्टिकल की वजह से सेग्रीगेशन होता है, तो ये तो हो गया हमारा गलत। फिर है ड्यू टू अनइवन रोड ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन के दौरान अगर ऊबड़ खाबड़ रास्ता है तो बहुत ज़्यादा कंक्रीट हिलेगा, और जब बहुत ज़्यादा कंक्रीट हिलेगा तो सेग्रीगेशन हो जाएगा। यानी कि 1, 2 एंड 4 ये हमारा क्या है, ये हमारे सेग्रीगेशन का कारण है। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन में नॉट काट देते हैं। ठीक है, नॉट नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग सेग्रीगेशन, तो कौन कौन सा करेक्ट है? 1 सही है, 2 सही है, 4 सही है, तो ऑप्शन सी हमारा हो गया इसका आंसर। याद रखना, थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन में करेक्ट पूछ लिया है, क्योंकि ऑप्शंस के हिसाब से करेक्ट ही बैठ रहा है। ठीक, तो एक्सेस मिक्सिंग, पुअर ग्रेडिंग और अनइवन रोड ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन की वजह से सेग्रीगेशन प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और कौन कौन से रीज़न हैं तो देखिए, डिटेल में बताया है। सेग्रीगेशन पहले समझ लीजिए क्या होता है। तो कंक्रीट में से उसके कंपोनेंट का अलग हो जाना सेग्रीगेशन कहलाता है। क्यों होता है? अगर वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाए, वाटर सीमेंट रेशियो बहुत ज़्यादा हो जाए, अगर ज़रूरत से ज़्यादा वाइब्रेशन कर दिया जाए, ठीक है, अगर मिक्सिंग बहुत ज़्यादा कर दें, फिनिशिंग बहुत ज़्यादा कर दें, कंक्रीट को बहुत ऊंचाई से नीचे गिरा दिया जाए, या फिर ग्रेडिंग अच्छे से ना करें, बड़े बड़े एग्रीगेट यूज़ किए हैं ताकि वह भार की वजह से सेग्रीगेट कर जा रहा है, या फिर आप ऐसे रास्ते से कंक्रीट ले जा रहे हो जहाँ पे रोड अच्छी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा हिलने डुलने की वजह से भी सेग्रीगेशन हो जाता है। तो याद रखिएगा, सेग्रीगेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में से एक है। क्वेश्चन बनते हैं इससे। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग डिफरेंट टाइप ऑफ कंक्रीट्स। तो कंक्रीट के अलग अलग टाइप के बारे में कुछ बातें कही हैं इसने। पहला क्या कि सेलुलर कंक्रीट इज मेड अप ऑफ लाइट वेट एग्रीगेट। सही है, आपने पढ़ा होगा कि लाइट वेट कंक्रीट का एक टाइप होता है सेलुलर कंक्रीट, जिसको लाइट वेट एग्रीगेट जैसे सॉ डस्ट, सिंडर, फ्लाई ऐश, ठीक है, स्लैग, इनके हेल्प से बनाया जाता है। तो सेलुलर कंक्रीट इज मेड अप ऑफ लाइट वेट कंक्रीट, ये तो सही हो गया। ठीक, थोड़ा बहुत टाइपिंग मिस्टेक हो गई है आज। ठीक है, फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो नॉट रहेगा यहाँ पे, मिस हो गया है थोड़ा बहुत, वर्कबुक में अभी सही करके भेज देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो सेलुलर कंक्रीट आपका लाइट वेट एग्रीगेट से बनता है, तो सही हो गया। फोम कंक्रीट इज मेड अप ऑफ एनिमल रेजिन। ठीक है, ये भी आप याद रखना, फोम कंक्रीट भी लाइट वेट कंक्रीट का ही एक रूप होता है जो कि एनिमल रेजिन की हेल्प से बनाया जाता है। न्यूक्लियर कंक्रीट इज द टाइप ऑफ लाइट वेट कंक्रीट। नहीं, न्यूक्लियर कंक्रीट जो होता है ये हैवी कंक्रीट का एक रूप है। क्या होता है न्यूक्लियर कंक्रीट? तो न्यूक्लियर कंक्रीट ऐसा कंक्रीट है जो अल्फा, बीटा, गामा और एक्स रेस को अपने थ्रू पार नहीं होने देता है। तो यहाँ लाइट वेट लिखा है, जबकि यहाँ पे हैवी वेट होना चाहिए। फेरो सीमेंट कंक्रीट इज यूज्ड इन कैनाल लाइनिंग। सही बात है, फेरो सीमेंट कंक्रीट ऐसा कंक्रीट होता है जिसमें कंक्रीट में आयरन के फाइबर्स मिला देते हैं, जिसकी हेल्प से इसकी इम्पैक्ट स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और पतले पतले कंक्रीट मेंबर बनाना और लाइनिंग करना आसान हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन में था कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है और कौन सा करेक्ट नहीं है, तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट नहीं है। अगला क्या कह रहा है देखिए जरा, फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कॉम्बिनेशन इज करेक्ट। ठीक है, S1, S2, S3 में से कौन सा करेक्ट है बताना आपको। पहला, रेडी मिक्स कंक्रीट, जिसको हम RMC भी कहते हैं, रेडी मिक्स कंक्रीट कंटेन्स एन एयर एंट्रेनिंग एजेंट। ठीक है, एयर एंट्रेनिंग एजेंट आप जानते हैं क्या होता है। एयर एंट्रेनिंग एजेंट की हेल्प से वर्केबिलिटी बढ़ाई जाती है, सेग्रीगेशन, ब्लीडिंग की प्रॉब्लम घटाई जाती है। ठीक, तो रेडी मिक्स कंक्रीट क्या होता है, बना बनाया कंक्रीट फील्ड में जब पहुंचाया जाता है तो उसको रेडी मिक्स कंक्रीट कहते हैं। अब ट्रांसपोर्टेशन के दौरान सेग्रीगेशन ना हो जाए तो इससे बचने के लिए हम लोग उसमें एयर एंट्रेनिंग एजेंट का यूज़ कर देते हैं, तो ये तो सही हो गया। शॉर्टक्रीट कंक्रीट इज यूज्ड फॉर कैनाल लाइनिंग। ठीक है, शॉर्टक्रीट कंक्रीट क्या होती है, जब पाइप की हेल्प से कंक्रीट को अप्लाई किया जाता है तो इस तरह के कंक्रीट को हम शॉर्टक्रीट कंक्रीट कहते हैं। स्पेशली लाइनिंग के लिए ही इसका यूज़ करते भी हैं। ठीक है, तो ये भी सही हो गया।
वैक्यूम कंक्रीट हैज़ 15 to 20% मोर स्ट्रेंथ देन नॉर्मल कंक्रीट। अब देखिए वैक्यूम कंक्रीट क्या होता है, जब कंक्रीट में से एक्सेस वाटर आप रिमूव कर देते हैं वैक्यूम पंप की हेल्प से, तो ऐसे कंक्रीट को हम वैक्यूम कंक्रीट कहते हैं। अब चूंकि एक्सेस वाटर रिमूव हो गया है तो जो बचा है वो अच्छा बचा है, और जब अच्छा बचा है तो स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी? 15 से 20%। यानी कि S1 S2 S3 तीनों क्या है हमारा, तीनों हमारा यहाँ पर सही हो गया। तो क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, इसको ढंग से देखना, छोटी मोटी जो टाइपिंग मिस्टेक है उसको इग्नोर करिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन वी यूज 20 सैंपल। ठीक है, हाँ, तो क्या स्टैंडर्ड डेविएशन नापने के लिए हम 20 सैंपल का यूज़ करते हैं? नहीं, हम 20 सैंपल का यूज़ नहीं करते हैं। इट हेल्प्स इन स्टडिंग द वेरिएशन इन द प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट, या कंक्रीट की प्रॉपर्टीज को स्टडी करने में हेल्प करता है। क्या ये सही है? हाँ, ये सही है। फॉर M10 इट हैज़ 3.5 न्यूटन पर mm² वैल्यू। ठीक है, क्या ये सही है? हाँ, ये भी सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी और सी दोनों सही हो गया। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 में हमारा ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों यहाँ पर हमारा सही हो गया। याद रखेंगे, जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है जिसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको परफॉर्म करने के लिए, इसको कैलकुलेट करने के लिए कम से कम 30 सैंपल्स की ज़रूरत होती है। आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला FM = FC के 1.65 सिग्मा। ठीक है, तो ये सिग्मा का काम होता है कंक्रीट की प्रॉपर्टीज़ में होने वाले वेरिएशन के बारे में बताना। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बी एंड सी दोनों हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग मिक्स डिजाइन ऑफ कंक्रीट। ठीक है, कंक्रीट की मिक्स डिजाइन कर रहे हैं, कुछ चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं, तो बताना है क्या गलत है इसमें से। व्हेन वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इज 35 मीटर क्यूब वी टेक सैंपल्स 4। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा कि जैसे जैसे कंक्रीट का वॉल्यूम बढ़ता है वैसे वैसे हम लोग ज़्यादा सैंपल्स लेते हैं ताकि हम लोग टेस्ट करके उसकी क्वालिटी को सही से नाप पाएँ। तो हमने पढ़ा है कि जब कंक्रीट का वॉल्यूम 31 से 50 होता है तो हम लोग 4 सैंपल लेते हैं। ठीक है, 1 से 5 पर 1 लेते हैं, 6 से 15 पे 2 लेते हैं, 16 से 30 पे 3 लेते हैं, 31 से 50 पे 4 और 50 से ज़्यादा पे 5। ठीक है, तो मतलब 4+ जितना भी आपका ऐड हो रहा है वहाँ पे ऐड करते जाएंगे। ठीक, तो ऑप्शन ए तो हमारा सही हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, फॉर PCC मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट इन वेरी सीवियर कंडीशन इज M25। ये तो गलत हो गया। हमने पढ़ा है माइल्ड में कोई कंडीशन नहीं है, मॉडरेट में M15, ठीक, फिर उसमें आपका सीवियर में आपका M20, फिर आपका वेरी सीवियर में M20 और फिर आपका एक्सट्रीम में M25। तो यहाँ पे M20 होना चाहिए था, यहाँ पे M25 दे दिया है, तो ये तो हो गया गलत। ठीक, नंबर ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स ग्रेड इज 8, ये भी सही है, हमने पढ़ा है। ऑर्डनरी मिक्स ग्रेड कितना होता है? 3। स्टैंडर्ड मिक्स ग्रेड कितना होता है? 8। और हाई स्ट्रेंथ मिक्स ग्रेड कितना होता है? 8। तो ये भी हमारा सही हो गया। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही नहीं है? तो हमारा केवल ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा यहाँ पर सही नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इन 3 चैप्टर्स के हमारे सामने ऑब्जेक्टिव्स। कोशिश किया गया है कि जो भी सबसे अच्छे क्वेश्चंस हो वो आपके सामने रखे जाएं और उससे रिलेटेड जितनी ज़्यादा थ्योरी आपके साथ डिस्कस की जा सके वो किया गया है। ठीक है, थोड़ा कुछ दिनों तक कुछ समस्या है, फैमिली इश्यूज़ हैं, इस वजह से आपकी लाइव क्लासेस नहीं ले सकते हैं, तो थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेना। ठीक, बाकी आज शाम को कल के लेक्चर का क्या वीडियो टॉपिक होने वाला है वो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, और फिर आप उसको देख करके तैयारी करना, और वीडियो इसी तरीके से कल भी पोस्ट हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम लोग 3 वीडियोज़ में कंक्रीट टेक्नोलॉजी को कवर कर लेंगे। अगला सब्जेक्ट हमारा बिल्डिंग मटेरियल होगा, उसके लिए मैं आपको 2-3 दिन का गैप दूंगा ताकि 2-3 दिन आप अच्छे से बिल्डिंग मटेरियल पढ़ लो, और फिर हम लोग 3 दिन के बाद से लगातार हम लोग BM के प्रैक्टिस सेशंस लेंगे ताकि आप जब पहले से रिवाइज करके आओगे तो यहाँ पे आप मेरे से पहले आंसर कर लोगे। ठीक, तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। टेस्ट सीरीज आप चाहो तो ले सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ जाओ, अगर जुड़े हुए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जुड़े हुए हैं तो लेक्चर के बाद जुड़ जाइएगा। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ दिया हुआ है, आप इस पर कॉल करके, इस पर मैसेज करके आप टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करना, अच्छे अच्छे कमेंट्स करिएगा, पढ़ते हैं तो हम लोग को भी मोटिवेशन आता है, बहुत हार्ड वर्क किया जा रहा है आप लोग के लिए। ठीक है, तो चलिए ठीक है, ओके, मिलते हैं कल हम लोग नए सेशंस में। वीडियो का टॉपिक आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।